सोचिए, एक 60 साल के व्यक्ति कुछ दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रहते हैं। डिजिटल अरेस्ट, ये शब्द ही सुनने में कितना डरावना है। बिल्कुल। धोखेबाज उन्हें लगातार वीडियो कॉल पर रखते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और इस जबरदस्त दबाव में आकर वो व्यक्ति 1.24 करोड़ रुपए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर देते हैं। और ये कोई कहानी नहीं है, ये असल में हुआ है। हाँ, और यही घटना एक बहुत बड़े और शातिर नेटवर्क की परतें खोलती है। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि जिस एक खाते में इस रकम का एक बड़ा हिस्सा गया, उसे बैंक ने पहले से ही एक संदिग्ध खाते के तौर पर पहचान लिया था। वो एक मनी म्यूल खाता था। मनी म्यूल खाता। और आज हमारी चर्चा का विषय भी यही है। हमारे हाथ एक आंतरिक बैंकिंग दस्तावेज लगा है जो इन मनी म्यूल खातों की पूरी दुनिया पर रोशनी डालता है। हाँ। तो आज का हमारा मिशन है इस दस्तावेज के जरिए ये समझना कि आखिर ये खाते क्या है, अपराधी इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं और सबसे जरूरी, बैंक इन्हें पहचानने के लिए पर्दे के पीछे क्या कदम उठाते हैं। ये दस्तावेज हमें, आप कह सकते हैं, वित्तीय अपराध की उस दुनिया की एक झलक देता है जो आमतौर पे हमारी नजरों से छिपी रहती है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी दुनिया काम कैसे करती है। जरूर। तो सबसे पहला सवाल, ये मनी म्यूल खाता होता क्या है? ये शब्द सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। हाँ, लगता है, और इसका काम भी कुछ वैसा ही है। दस्तावेज के हिसाब से देखें तो मनी म्यूल खाता एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसका इस्तेमाल अपराधियों की तरफ से किया जाता है। किस लिए? मतलब पैसे को? अवैध पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, या कहिए उसे लॉन्डर करने के लिए। असल में जो लोग अपने खातों का इस्तेमाल करने देते हैं उन्हें ही मनी म्यूल कहा जाता है। अच्छा, तो ये लोग एक तरह से अपराधियों के लिए फाइनेंशियल कुरियर का काम करते हैं। बिल्कुल सही। ये लोग जानबूझकर या कई बार अनजाने में भी धोखाधड़ी, ड्रग्स की तस्करी या दूसरे अपराधों से कमाए गए पैसे के लेन देन में मदद करते हैं। अनजाने में भी? हाँ, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके खाते का किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। उनका खाता बस एक माध्यम बन जाता है ताकि पैसे का असली स्रोत और उसकी असली मंजिल दोनों को छुपाया जा सके। तो फिर एक टिपिकल मनी म्यूल खाता असल में दिखता कैसा है? क्या इसकी कुछ खास पहचान होती है? दस्तावेज में जो केस स्टडी दी गई है वो इसकी तस्वीर बिल्कुल साफ कर देती है। अच्छा। उस मामले में खाते का औसत बैलेंस, अगर हम धोखाधड़ी वाले लेन देन को हटा दें, तो 300 रुपए से भी कम था। 1 मिनट, 300 रुपए से भी कम? ये तो मतलब लगभग कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। लेकिन उसी खाते में पिछले 6 महीनों में 913 बार पैसे जमा हुए और निकाले गए। 913 बार? हाँ, मतलब लेन देन की संख्या तो आसमान छू रही थी, पर खाते में पैसा एक पल भी नहीं रुक रहा था। ये तो किसी छोटे मोटे बिजनेस के खाते जैसा लगता है, किसी आम इंसान के खाते जैसा तो बिल्कुल नहीं। और क्या था इसमें? एक और बहुत बड़ी अजीब बात थी। क्या? ये खाता धारक के पते से 500 किलोमीटर दूर की एक ब्रांच में खोला गया था। 500 किलोमीटर? मैं तो अपने घर के पास वाली ब्रांच बदलने में भी आलस कर जाती हूँ। वही तो। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। कोई इतनी दूर खाता क्यों खोलेगा जब तक कि वो कि छुपाने की कोशिश ना कर रहा हो। और सबसे बड़ा संकेत जो पकड़ना जरूरी था वो था लेन देन का एक अनोखा पैटर्न। बताइए। खाते में एक बार में 5 लाख रुपए की बड़ी रकम जमा हुई और उसे लगभग तुरंत ही नकद में निकाल लिया गया। ये सामान्य व्यवहार बिल्कुल नहीं है। सही बात है। आमतौर पर लोग बड़ी रकम को खाते में कुछ समय रखते हैं या उसे डिजिटल तरीके से कहीं और ट्रांसफर करते हैं। पूरी की पूरी रकम तुरंत कैश निकाल लेना ये तो बहुत ज्यादा संदिग्ध है। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब बैंक ने इस मामले की गहराई से जांच की, जिसे वो अपनी भाषा में एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, तो पता चला कि खाता धारक एक मजदूर था। उसने कुछ हजार रुपए महीने के लालच में अपनी इंटरनेट बैंकिंग की सारी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को दे दी थी। तो जो 1.24 करोड़ रुपए उस बुजुर्ग से ठगे गए थे, वो इस मजदूर जैसे किसी व्यक्ति के खाते में पहुंचे। मतलब एक ही अपराध के 2 सिरे हैं। एक तरफ एक डरा हुआ पीड़ित और दूसरी तरफ लालच या शायद मजबूरी में फंसा एक म्यूल। और यही इस नेटवर्क के काम करने का तरीका है। अपराधी अक्सर समाज के ऐसे ही कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं जिन्हें पैसों की जरूरत होती है और जो बैंकिंग सिस्टम की पेचीदगियों को शायद उतना नहीं समझते। उन्हें थोड़े से पैसे का लालच देकर उनके नाम पर खाते खुलवाए जाते हैं और फिर उन खातों का इस्तेमाल करोड़ों के अवैध लेन देन के लिए किया जाता है। ये जानना हैरान करने वाला है कि संकेत इतने साफ होते हैं। इसका मतलब है कि बैंकों के पास इन्हें पकड़ने के लिए पूरी चेकलिस्ट होनी चाहिए।
दस्तावेज में क्या बताया गया है? खाता खोलने के वक्त किन चीजों पर ध्यान देने को कहा गया है? हाँ, दस्तावेज में बैंकों के शाखाओं के लिए खतरे के कई संकेत या रेड फ्लैग्स बताए गए हैं। अच्छा। पहला तो है खाता खोलते समय ही। इसका सबसे पहला संकेत है जब अचानक से बहुत सारे लोग एक साथ खाता खोलने के लिए आने लगें। जैसे खाता खोलने के लिए कोई फ्लैश मॉब आ गया हो। कुछ वैसा ही। ये एक संगठित प्रयास का संकेत हो सकता है। और दूसरा, जब कोई ग्राहक पहले से पूरा भरा हुआ आवेदन और साइन किए हुए केवाईसी दस्तावेज लेकर आए, वो भी बैंक के सबसे व्यस्त समय में। इसका मतलब? यो इस बात का संकेत है कि शायद ग्राहक ने खुद फॉर्म नहीं भरा है, कोई और उससे ये सब करवा रहा है। मतलब कोई पर्दे के पीछे से डोर खींच रहा है और ग्राहक बस एक कठपुतली है। बिल्कुल। और लेन देन में किस तरह के व्यवहार पर नजर रखने को कहा गया है? यहाँ कई बातें हैं। पहली तो ये कि खाते से अचानक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर होने लगे, खासकर अगर ग्राहक की प्रोफाइल वैसी ना हो। मतलब एक दिहाड़ी मजदूर के खाते से अचानक सिंगापुर या दुबई पैसे जाने लगे। ठीक वैसा ही। दूसरा संकेत है बड़ी रकम का जमा होना और तुरंत निकल जाना, जैसा हमने उस केस स्टडी में देखा। तीसरा, जिसे बैंक रैपिड मूवमेंट ऑफ फंड्स कहते हैं, जब पैसा खाते में रुकता ही नहीं। वो पाइपलाइन वाली बात, एक तरफ से पैसा आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है, रुकता बिल्कुल नहीं। हाँ, वही। बैलेंस हमेशा 0 के करीब रहता है। अच्छा। इसके अलावा एक और चालाकी पर ध्यान देने को कहा गया है, जब कई बार नकद जमा किया जाए और हर बार रकम रिपोर्टिंग सीमा से ठीक नीचे हो। अच्छा, मतलब अगर 50,000 रुपए से ज्यादा के नकद जमा पर पैन कार्ड जरूरी है, तो धोखेबाज 49,000 रुपए या 49,500 रुपए के कई लेन देन करेंगे, ताकि वो पकड़ में ना आए और फिर इस पैसे को तेजी से कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एकदम सही। और आखिर में, जो खाते बहुत समय से शांत पड़े हों और उनमें अचानक से बड़ी रकम आने लगे, तो वो भी एक खतरे का संकेत है। लेकिन क्या इनमें से कुछ चीजें अपने आप में सामान्य नहीं हो सकती? मान लीजिए किसी को कोई बड़ा बोनस मिला और उसने तुरंत उससे अपना कोई लोन चुका दिया, तो पैसा आया और चला गया। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं। बैंक किसी एक लेन देन पर शक नहीं करता। तो फिर वो पैटर्न को देखता है। जब ये कई सारे रेड फ्लैग्स एक साथ दिखने लगते हैं, दूर की ब्रांच, कम औसत बैलेंस, बहुत ज्यादा लेन देन, बड़ी रकम का आना और तुरंत निकलना, तब तस्वीर साफ होने लगती है। समझ गई। ये किसी एक संकेत की बात नहीं है, ये इन सभी संकेतों के मेल की बात है। बिल्कुल। तो जब बैंक को ऐसे खतरे के संकेत दिखते हैं, तो उन्हें क्या ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि सिर्फ शक करना काफी नहीं है। सही बात है। तो गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों को कई आंतरिक उपाय करने होते हैं, खासकर नए खाते खोलते समय। सबसे पहली और जरूरी चीज है नियमों का सख्ती से पालन, मतलब रेगुलेटरी कंप्लायंस। जैसे केवाईसी। वो तो अब हर जगह है, इसमें नया क्या है? नया है इसकी सख्ती। इसमें ग्राहक की पहचान और पते के प्रमाण यानी ओवीडी जैसे आधार या पासपोर्ट का असली दस्तावेजों से मिलान करना शामिल है। अच्छा। और जहां संभव हो, उन्हें जारी करने वाली संस्था के डेटाबेस से भी जांचना होता है। सिर्फ फोटोकॉपी पर भरोसा नहीं करना है। और इसके आगे? दूसरा महत्वपूर्ण कदम है ग्राहक से विस्तृत बातचीत। बैंक अधिकारी को ग्राहक की प्रोफाइल को समझना होता है। उसका पेशा क्या है, उसकी आय कितनी है, उसकी कुल संपत्ति कितनी है। इसका मकसद क्या है? मकसद ये पक्का करना है कि आवेदन में दी गई जानकारी उसकी आर्थिक हालत से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति खुद को कम आय वाला मजदूर बता रहा है और उसके खाते से लाखों के लेन देन की उम्मीद है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन क्या ये सब करना असल में संभव है, एक व्यस्त बैंक ब्रांच में जहां 50 लोगों की लाइन लगी हो? ये एक व्यवहारिक चुनौती है और दस्तावेज भी इसे समझता है। लेकिन इसीलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और बातचीत का मकसद कोई लंबी इंटरव्यू लेना नहीं, बल्कि कुछ बुनियादी सवाल पूछकर ये जानना है कि ग्राहक अपने खाते के बारे में जानता भी है या नहीं। साथ ही दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि सभी खातों के लिए पैन कार्ड लिया जाना चाहिए। और अगर कोई संदिग्ध व्यवहार दिखे तब, जैसे वो कठपुतली वाला मामला? उसके लिए एक बहुत ही कारगर निर्देश दिया गया है। अगर खाता खोलने के दौरान ग्राहक के व्यवहार पर कोई शक होता है या फिर ग्राहक के साथ कोई तीसरा व्यक्ति है जो उसके बदले में सवालों के जवाब दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में बैंक को कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन यानी सीपीवी करना होता है। सीपीवी ये क्या है? इसका मतलब है कि बैंक ग्राहक के दिए गए पते पर जाकर या फोन नंबर पर संपर्क करके पुष्टि करता है कि जानकारी सही है, और खाता तभी खोला जाना चाहिए जब सीपीवी सफल हो। ये तो बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये उस मजदूर वाले मामले पर सीधे लागू होता है जिसे शायद कोई और अपने साथ बैंक ले गया होगा। बिल्कुल। और अगर किसी मौजूदा खाते पर मनी म्यूल होने का शक हो जाता है, तो उस पर तत्काल
एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस लागू किया जाता है। ये एक तरह की गहन जांच प्रक्रिया है। और ये सब ग्राहक को बताकर किया जाता है? नहीं, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सब ग्राहक को बिना कोई भनक लगे किया जाता है। बिना भनक लगे? क्यों? ताकि अपराधी सतर्क ना हो जाएं। अगर उन्हें पता चल गया कि बैंक उन पर नजर रख रहा है, तो वो तुरंत सबूत मिटाने या पैसा कहीं और ले जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। दस्तावेज में साफ लिखा है कि इन उपायों को सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया जाना चाहिए। ये पूरी तरह से गोपनीय आंतरिक दिशा निर्देश हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से कुछ मुख्य बातें एकदम साफ हो जाती हैं। पहली, मनी म्यूल खाते वित्तीय अपराध की एक अहम कड़ी हैं। हाँ, जो अवैध पैसे को कानूनी सिस्टम में लाने का काम करते हैं। दूसरी, ये अक्सर समाज के कमजोर लोगों का फायदा उठाकर उन्हें थोड़े से पैसे का लालच देकर इस नेटवर्क का हिस्सा बनाते हैं। सही। और तीसरी, बैंकों के पास इन्हें पहचानने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं हैं। हालांकि दस्तावेज खुद कहता है कि ये सूची पूरी नहीं है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात पर गौर करना जरूरी है। क्या? दस्तावेज की शुरुआत उस 60 वर्षीय व्यक्ति के डिजिटल अरेस्ट के जिक्र से होती है। ये दिखाता है कि धोखेबाज कैसे पीड़ितों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब एक ही अपराध के दो सिरे हैं। एक डरा हुआ इज्जतदार नागरिक जिसे लूटा जा रहा है, और दूसरा शायद एक लाचार या लालची व्यक्ति जिसका इस्तेमाल उस पैसे को छुपाने के लिए किया जा रहा है। ये सब कुछ एक बड़ी और जटिल मशीन की तरह लगता है। बिल्कुल। और इस मशीन का हर पुर्जा, पीड़ित, धोखेबाज और मनी म्यूल अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। और मनी म्यूल खाता इस ज़बरन वसूले गए पैसे की अंतिम मंजिल है। वो ब्लैक होल है जहां पैसा सिस्टम से गायब हो जाता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है। ये दस्तावेज बैंकों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है कि वे इन खातों का पता कैसे लगाएं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। समीकरण के दूसरे पक्ष के बारे में क्या? उन कमजोर व्यक्तियों को, जैसे कि उस मजदूर का जिक्र हुआ, पहली बार में ही म्यूल बनने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या ये केवल जागरूकता का मामला है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, या इसके पीछे गहरे सामाजिक आर्थिक कारण भी काम कर रहे हैं, जैसे गरीबी और बेरोजगारी, जो लोगों को थोड़े से पैसे के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने पर मजबूर करते हैं? शायद असली समाधान सिर्फ खातों का पता लगाने में नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को बदलने में है जो मनी म्यूल को जन्म देती है।